आज का टॉपिक है जी प्लेन कर्व इन आर क्यूब। यानी जो स्पेस में हमारे पास कर्व है वो प्लेन में आज का टॉपिक है जी प्लेन कर्व इन आर क्यूब। यानी जो प्लेन में कर्व है वो जो स्पेस में जो यूक्लिडियन स्पेस में कर्व है वो प्लेन में कब लाई कर रही होती है जी, क्या कंडीशंस हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं उनकी, वो सारी हम डिस्कस करेंगे जी। A plane curve in R cube is a curve that lies in a single plane of R cube। यानी जो R क्यूब में जो प्लेन कर्व है जो किसी एक प्लेन में लाई कर रही है। जैसे आप देखें इस फिगर में ये एक कर्व है जो स्पेस में है। अब ये हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो ये एक्स वाई प्लेन में अगर लाई कर रही हो तो क्या होगा, इसी का जो प्रोजेक्शन है ले लें इस प्लेन पे, तो हमारे पास ये जो कर्व है ये हमारे पास आ रही है जो प्लेन में लाई कर रही है, एक्स वाई प्लेन में। आगे हमारे पास एक रिजल्ट है जी कि लेट बीटा बी ए यूनिट स्पीड कर्व इन आर क्यूब विद कर्वेचर पॉजिटिव, देन बीटा इज अ प्लेन कर्व इफ एंड ओनली इफ टा इज इक्वल टू 0। यानी अगर कोई यूनिट स्पीड कर्व है तो वो प्लेन कर्व कब होगी, जब उसका टॉर्शन 0 होगा। वैसे तो हमने ज्योमेट्रिकली पढ़ा है कि अगर टॉर्शन 0 हो यानी उसमें ट्विस्ट ना आ रहा हो तो वो कर्व प्लेन में ही लाई करेगी। जब टॉर्शन इन्वॉल्व हो जाएगा तो वो ट्विस्ट कर जाएगी, वो 3 डायमेंशनल स्पेस में चली जाएगी। अब इसका प्रूफ करते हैं मैथमेटिकली। सपोज बीटा इज अ प्लेन कर्व। सपोज कर रहे हैं कि बीटा प्लेन कर्व है पहले, और प्रूव क्या करेंगे कि टॉर्शन इज इक्वल टू 0 है। फिर कन्वर्स इसका टॉर्शन इज इक्वल टू 0 लेके प्रूव करेंगे कि वो कर्व जो है वो प्लेन कर्व है। अब ये प्लेन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, द प्लेन थ्रू पी थ्रू ऑर्थोगोनल टू क्यू नॉट इक्वल टू 0 कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स आर इन आर क्यूब सच दैट आर माइनस पी डॉट क्यू इज इक्वल टू 0। यानी हमारे पास जो प्लेन है हम कैसे डिफाइन करते हैं कि एक प्लेन जो पी पॉइंट से गुजर रही है और इस क्यू पे ऑर्थोगोनल है, वो उन सारे पॉइंट पे लाई कर रही होगी या वो सारे पॉइंट उस प्लेन में आ रहे होंगे जिनका जो डिस्टेंस आर माइनस पी, उनका डिफरेंस ले आर माइनस पी, वो जो हमारे पास आएगा जो वेक्टर आएगा वो क्यू पे ऑर्थोगोनल हो। There exist point P and Q such that beta s minus P dot Q is equal to 0 for all s। अब यहाँ पे ये तो हमारे पास यहाँ पे P R माइनस P कोई भी पॉइंट आ गए थे। अब हम पॉइंट ले रहे हैं सारे वो जो इस बीटा कर्व पे लाई कर रहे हैं। तो इस R की जगह पे हम बीटा S रिप्लेस कर देंगे, तो बीटा S माइनस P डॉट Q इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल S। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो P तो कांस्टेंट है, तो बीटा प्राइम ऑफ एस डॉट क्यू इज इक्वल टू, फिर इनको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे बीटा डबल प्राइम ऑफ एस डॉट क्यू इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एस। दस क्यू इज ऑलवेज ऑर्थोगोनल टू टी इज इक्वल टू बीटा प्राइम, क्योंकि हमें पता है कि बीटा प्राइम टी के इक्वल होता है। तो बीटा प्राइम डॉट टी इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये है कि क्यू ऑर्थोगोनल है बीटा प्राइम के, और बीटा डबल प्राइम हमें ये रिलेशन पता है कि एन इज इक्वल टू बीटा डबल प्राइम ओवर के है। इसका मतलब ये है कि जो बीटा क्यू है हमारे पास वो एन पे भी ऑर्थोगोनल है। यहाँ से यानी कि ये हमने देख लिया कि जो क्यू है हमारे पास वो क्यू टी पे भी ऑर्थोगोनल है और एन पे भी ऑर्थोगोनल है। और हमारे पास तीन ही डायरेक्शंस है, कौन कौन सी, टी एन और बी। अगर वो टी पे भी ऑर्थोगोनल है, एन पे भी ऑर्थोगोनल है, तो इसका मतलब ये है कि वो किस डायरेक्शन में है, वो बी की डायरेक्शन में है। बट बी इज आल्सो ऑर्थोगोनल टू टी एंड एन, बी दोनों पे ऑर्थोगोनल है, टी और एन पे भी। इसका मतलब यह है कि ये जो क्यू है ये उस पे होगा। सिंस बी हैज यूनिट लेंथ और बी की लेंथ भी यूनिट लेंथ है, बी इज इक्वल टू फिर किसके इक्वल आ जाएगा, ये जो प्लस माइनस क्यू ओवर क्यू का नॉर्म, जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर फीन है या यूनिट टेंजेंट वेक्टर है बाई नॉर्मल, वो फिर क्या होगा, ये जो क्यू वेक्टर है
इस क्यू का यूनिट वेक्टर बनाएंगे तो बी उसके इक्वल आ जाएगा। thus बी प्राइम इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है, डेरिवेटिव लेंगे तो 0 आ जाएगा। और बाय डेफिनेशन टा इज इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि बी प्राइम माइनस टा एन के इक्वल है। जब बी प्राइम 0 हो गया तो टा भी 0 हो गया। इस तरह हमने प्रूव कर लिया कि अगर कोई यूनिट स्पीड कर्व हो, यूनिट स्पीड कर्व हमारे पास प्लेन कर्व हो, यूनिट स्पीड कर्व हो, और वो प्लेन कर्व कब होगी? जब उसका टार्शियल 0 होगा। तो हमने सपोज किया कि प्लेन कर्व है और फिर प्रूव कर लिया कि उसका टार्शियल 0 है। ये देखें जी, यहाँ पे ये कर्व है जो हम ज्योमेट्रिकली ये हमारे पास बीटा एस कर्व है। तो ये हमारे पास ये टेंजेंट इस तरह बन रहा है और हमारे पास इस पॉइंट पे नॉर्मल इस डायरेक्शन में है और बाई नॉर्मल ये परपेंडिकुलर है। तो इस तरह हमारे पास जितने भी ये कर्व जो है वो किस प्लेन में लाई कर रही है? टी एन प्लेन में ये लाई कर रही है। कन्वर्सली सपोज टा इज इक्वल टू 0, अगर टा 0 है तो इसका मतलब ये है, जो अभी हमने रिलेशन पढ़ा बी प्राइम इज इक्वल टू माइनस टा एन, इसका मतलब ये है कि बी प्राइम 0 हो गया। अब बी प्राइम अगर 0 है, दैट इज बी इज पैरेलल एंड मे दस बी आइडेंटिफाइड विद द पॉइंट ऑफ आर क्यूब। इसका मतलब ये है कि जो बी है वो एक पैरेलल वेक्टर फील्ड है और एक पॉइंट के तौर पे आइडेंटिफाई की जा सकती है। अब ये पॉइंट के तौर पे कैसे आइडेंटिफाई की जा सकती है जी? ये हमने कुछ पहले डिटेल पढ़ी है जी। यूक्लिडियन स्पेस हैज द रिमार्केबल प्रॉपर्टी दैट अ गिवन पॉइंट P देयर इज अ नेचुरल वन टू वन करस्पॉन्डेंस बिटवीन द पॉइंट्स एंड टेंजेंट वेक्टर्स। यानी जो उसके पॉइंट्स हैं, जो हमारे पास दूसरे लफ्जों में वेक्टर पार्ट, वो भी एक पॉइंट बन रहा है ना, उस पॉइंट और टेंजेंट वेक्टर के दरमियान वन टू वन करस्पॉन्डेंस है कि उस पॉइंट के साथ एक टेंजेंट वेक्टर एसोसिएट कर सकते हैं, फिर को दूसरा पॉइंट लें उसके साथ एक टेंजेंट वेक्टर एसोसिएट कर सकते हैं। अब जिस तरह देखें, ये एग्जांपल है, ये पी पॉइंट है। अब सपोज यहाँ पे ये पॉइंट है, ये यू पॉइंट है, तो इस पॉइंट के साथ ये टेंजेंट वेक्टर एसोसिएट कर लिया हमने। इसी तरह ये हमारे पास वी पॉइंट है, ये वाला, इसके साथ ये टेंजेंट वेक्टर एसोसिएट कर लिया। ये हमारे पास डब्ल्यू पॉइंट है, इसके साथ टेंजेंट वेक्टर एसोसिएट कर लिया। इस तरह यानी यूक्लिडियन स्पेस में हर पॉइंट के साथ एक टेंजेंट वेक्टर एसोसिएट किया जा सकता है, यानी उसमें वन वन करस्पॉन्डेंस होगी उस टेंजेंट वेक्टर में और उस पॉइंट में। Thus, one can transform points into tangent vectors and vice versa by means of this canonical isomorphism. तो इस तरह जो है हम पॉइंट्स को टेंजेंट वेक्टर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और टेंजेंट वेक्टर को पॉइंट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जी। Thus, a vector field y on a curve beta becomes itself a curve in R cube. जो वेक्टर फील्ड है y किसी बीटा कर्व पे, अब देखिए वो एक आर क्यूब, कोई भी बीटा कर्व पे हमारे पास जो वेक्टर फील्ड है वो भी एक कर्व बन जाएगी। कैसे? अब देखें, सपोज बीटा कर्व पे हमने कोई भी किसी कर्व पे ये पॉइंट लिया, अब इस पॉइंट से एक टेंजेंट वेक्टर हमने ये बना लिया, एक टेंजेंट वेक्टर ये बना लिया, एक टेंजेंट वेक्टर ये बना लिया, फिर टेंजेंट वेक्टर। अब इन सारे टेंजेंट वेक्टर्स के ये जो वेक्टर पार्ट्स है, ये जो सारे पॉइंट्स हैं, इन सब को ज्वाइन करें तो ये एक कर्व बन जाती है। वही चीज इधर लिखी हुई है जी, कि कोई भी जो वेक्टर फील्ड है बीटा कर्व पे, बीटा के किसी पॉइंट पे हम जो अगर वेक्टर फील्ड बनाते जाएं तो वो भी एक कर्व बन जाती है। या इस तरह एक एक हम यानी हर पॉइंट लेके बीटा का एक कर्व पे एक पॉइंट लिया, उस पे एक टेंजेंट वेक्टर बना लिया, फिर दूसरा पॉइंट लिया, उस पे एक टेंजेंट वेक्टर बना लिया। तो इस तरह वो जो टेंजेंट वेक्टर्स के जो वेक्टर पार्ट्स हैं, वो जो पॉइंट्स हैं, उन सब को ज्वाइन करें, वो भी एक कर्व बन जाती है। इन पार्टिकुलर इफ y इज पैरेलल इट्स यूक्लिडियन कोऑर्डिनेट फंक्शंस आर कांस्टेंट। अगर हमारे पास ये टेंजेंट वेक्टर फील्ड पैरेलल हो,
यानी यहाँ पे तो ये पैरेलल नहीं है, एक इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में है, ये जो पूरी टेंजेंट वेक्टर फील्ड बन रही है इस पॉइंट पे। लेकिन अगर टेंजेंट वेक्टर फील्ड पैरेलल हो तो उसके जो यूक्लिडियन कोऑर्डिनेट फंक्शंस है वो कांस्टेंट होंगे। सो y इज आइडेंटिफाइड विद अ सिंगल पॉइंट ऑफ आर क्यू। तो y जो है वो एक पॉइंट से आइडेंटिफाई किया जा सकता है जी। देखिए यहाँ पे आप देखें, सपोज ये हमारे पास P पॉइंट है, अब ये हमारे पास ये V पॉइंट है, अब यहाँ से यहाँ तक ये जो वेक्टर हो गया ये VP हो गया। फिर उसके बाद अब दूसरा पॉइंट अगर लेते हैं यहाँ पे ये पॉइंट कैसे आ रहा है जी, हमारे पास ये कि कोई इसी का स्केलर मल्टीपल बन रहा है, इसी पहले वेक्टर का को स्केलर मल्टीपल बन रहा है। फिर एक और पॉइंट अगर लें हम इधर, एक और पॉइंट लें तो ये भी एक स्केलर मल्टीपल बन रहा है, ये भी स्केलर मल्टीपल बन रहा है, ये भी इसी तरह। यानी ये जो पॉइंट है इसी को हम अगर मल्टीप्लाई करते जाएं स्केलर से तो ये सारे टेंजेंट वेक्टर हमें मिलते जाते हैं। और ये जो टेंजेंट वेक्टर है, अब ये जो कलेक्शन है ये अगर पूरी जो लाइन होगी ये क्या होगी, ये एक पैरेलल वेक्टर फील्ड है। यानी इसमें जितने भी वेक्टर्स हैं वो सारे पैरेलल हैं। We assert that beta lies in the plane through beta 0 orthogonal to B। हम यानी क्लेम कर रहे हैं कि ये जो बीटा कर्व है वो उस प्लेन में लाई कर रही है, बीटा 0 से पास कर रही है और एक ऐसी प्लेन में लाई कर रही है जो बी पे ऑर्थोगोनल है। यानी इस टाइप की वो ही जो पहले वाली फिगर है वही, यानी ये हम असर्ट कर रहे हैं, आप प्रूव करना हमने पहले हमने प्रूव ये प्लेन कर्व इसको प्रूव किया है। अब हमने सपोज इसका टार्शन 0 लिया है तो अब हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं कि ये प्लेन कर्व है। तो प्लेन कर्व क्या है, हम यानी कि ये प्रूव करेंगे कि ये जो है वो बी पे ऑर्थोगोनल है। To prove this, consider the real valued function f of s equal to beta s minus beta 0 dot b for all s। कोई हमने ये फंक्शन सपोज कर लिया है। अब इसका जब डेरिवेटिव लेंगे डी एफ बाई डी एस वो किसके इक्वल आ जाएगा, बीटा प्राइम डॉट बी। और बीटा प्राइम हमें पता है वो डी के इक्वल है और टी के इक्वल है, तो टी डॉट बी इज इक्वल टू 0 हो गया। बट ऑब्वियसली एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। अब देखें एस की जगह पे 0 पुट करें तो यहाँ पे बीटा 0 माइनस बीटा 0 ये 0 आ गया, यानी एफ ऑफ 0 0 के इक्वल आ गया। और एफ 0 पे अगर 0 है और उसका जो डेरिवेटिव है यानी अगले सारे पॉइंट्स के लिए उसकी स्लोप भी 0 है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो फंक्शन है इटसेल्फ वो आइडेंटिकली 0 है। यानी हर पॉइंट पे उसकी वैल्यू 0 है। जो एक्स पे मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हर पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू 0 है, तभी उसकी स्लोप भी 0 आ रही है हर पॉइंट पे। और इनिशियल अगर 0 है और आगे स्लोप भी उसकी 0 आ रही है तो इसका मतलब यह है कि वो फंक्शन 0 है। तो एफ ऑफ एस 0 के इक्वल रख दिया तो वो ये इसके इक्वल आ गया, बीटा एस माइनस बीटा 0 डॉट बी इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एस। अब ये लिखा जी, विच शोज दैट बीटा लाइज इंटायरली इन दिस प्लेन ऑर्थोगोनल टू बाई नॉर्मल ऑफ बीटा। अब ये जो कंडीशन है ये वही जिस तरह हमने पहले प्रूव की है आर माइनस पी डॉट क्यू इज इक्वल टू 0। तो हम ये वही कंडीशन हमारे पास आ गई है। तो जिस तरह हम उधर कहते थे कि वो एक प्लेन है, तो इसका मतलब ये है कि आर जो कंसिस्ट सेट ऑफ पॉइंट्स है, अब सेट ऑफ पॉइंट्स हमने कर्व के ले लिए, तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो कर्व है ये जो कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर ली है बीटा एस माइनस बीटा 0 डॉट बी इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन जो प्लेन की डेफिनेशन यूज करने से प्लेन की डेफिनेशन यूज करके तो ये हमें पता चल रहा है कि ये जो कर्व है ये प्लेन में लाई कर रही है और जो ऑर्थोगोनल है बी पे। इधर हम उधर लिखते होते थे क्यू, अब यहाँ पे क्यू की जगह हमने बी लिखा है, यानी ये ऑर्थोगोनल है इस बी पे, बाई नॉर्मल जो है उस कर्व का। आगे है जी,
if beta is a unit speed curve with constant curvature and torsion 0, then beta is a part of circle of radius 1 over k. अगर बीटा को यूनिट स्पीड कर्व है और कर्वेचर उसका कांस्टेंट है और टॉर्शन 0 है, तो फिर कर्वेचर 0 का पॉजिटिव है, कांस्टेंट है और टॉर्शन 0 है। जब टॉर्शन 0 है इसका मतलब ये है कि अभी हम प्रूव कर चुके हैं कि वो प्लेन कर्व है। और अब मजीद आगे उसकी है कि वो जो प्लेन कर्व है अगर उसका कर्वेचर कांस्टेंट है तो वो किसी सर्कल का एक पार्ट है। सिंस टा इज इक्वल टू 0 गिवन है जी कि टॉर्शन 0 है, वी नो दैट अभी जो हमने क्रोजी पढ़ी है, लेट बीटा बी अ यूनिट स्पीड कर्व इन आर क्यू विद कर्वेचर पॉजिटिव, देन बीटा इज अ प्लेन कर्व इफ एंड ओनली इफ टा इज इक्वल टू 0। यानी टा हमें अगर गिवन हो 0 तो इसका मतलब है ये प्लेन कर्व है। तो टा हमें गिवन है इसमें लेमा में कि टा 0 है, तो इसका मतलब है कि ये प्लेन कर्व है। प्लेन कर्व लिख दिया नीचे कि बीटा एक फिर प्लेन कर्व है। What we must know shows that every point of beta is at distance 1 over k for some fixed point, which will thus be the center of the circle. अब देखिए सर्कल की डेफिनेशन हम क्या करते हैं। सर्कल क्या है जी? सर्कल हम कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं सर्कल में जिनका एक फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट होता है। एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस सबका सेम रहता है। तो वो जो सारे सेट ऑफ पॉइंट्स है जिसको हम रेडियस कहते हैं, यानी वो जो रेडियस है हर पॉइंट, अब देखें सर्कल में किसी सेंटर से किसी पॉइंट पे भी लाइन ड्रा करें तो वो आर के इक्वल है रेडियस के। यानी सर्कल में वो सारे पॉइंट सारे होते हैं जिनका एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस सेम होता है। इसी तरह अगर हमने प्रूव करना है प्लेन कर्व, तो प्रूव हो गई ये कि ये प्लेन में लाई कर रही है। अब मजीद आगे हमने प्रूव करना है कि ये जो है बीटा कर्व के जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक फिक्स्ड पॉइंट से उनका डिस्टेंस सेम है। एस तो अब ये कंसिडर द कर्व गैमा इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 ओवर के इंटू एन। सपोज हमने कर्व गैमा ले लिया ये वाली जी। अब जब यूजिंग द हाइपोथेसिस ऑन बीटा एंड फ्रेंडट फार्मूला वी फाइंड दैट, हम इस पे जब अप्लाई करेंगे हाइपोथेसिस जो गिवन है वो सारे और फ्रेंडट फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा गैमा प्राइम इज इक्वल टू बीटा प्राइम प्लस 1 ओवर कैपा इंटू एन प्राइम। और बीटा प्राइम हमें पता है कि वो टी के इक्वल है, यूनिट स्पीड कर्व है, तो बीटा प्राइम टी के इक्वल है और एन प्राइम माइनस के टी के इक्वल है, तो गैमा प्राइम 0 के इक्वल आ गया। अब गैमा प्राइम जब 0 के इक्वल है, हैंस द कर्व गैमा इज कांस्टेंट। जब डेरिवेटिव इसका 0 है तो इसका मतलब ये है कि ये जो कर्व गैमा है वो कांस्टेंट के इक्वल है जी। दैट इज बीटा एस प्लस 1 ओवर के इंटू एन हैज़ द सेम वैल्यू से सी। यानी वो उस कांस्टेंट को हम सी कह देते हैं कि सपोज ये जो वैल्यू है ये किसी सी के इक्वल है फॉर ऑल एस। अब इस तरह यानी कि ये जितने भी हमारे पास बीटा एस प्लस 1 ओवर के इंटू एन ऑफ एस, ये कोई जो है वो ये सी है हमारा पॉइंट, तो इस सब की वैल्यू ये जो कर्व है ये जो भी एन की जो भी वैल्यू यहाँ पे एस की हर वैल्यू के लिए इसकी जो वैल्यू आ रही है वो सी के इक्वल आ रही है। यानी एस की कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करें और यहाँ पे जो एन एज अ फंक्शन ऑफ एस है इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करें और सम करें तो इसकी रिजल्ट सी के इक्वल आ रहा होगा। तो ये हमारे पास सपोज जिस तरह ये सी है जी, ये फिक्स है। बट द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू बीटा एस इज, और इस सी का डिस्टेंस बीटा से कैसे कैलकुलेट करेंगे जी? हम नाम लेंगे सी माइनस ये मेट्रिक डिवाइड डी सी बीटा से किसके इक्वल होगा, सी माइनस बीटा एस का नॉर्म, और सी माइनस बीटा एस किसके इक्वल है? अब देखें यहाँ पे अब गैमा की जगह पे अगर सी पुट कर दें तो सी माइनस बीटा एस किसके इक्वल है 1 ओवर कैपा इंटू एन के। तो यहाँ पे ये हमने लिख दिया 1 ओवर कैपा इंटू एन ऑफ एस, और एन का नॉर्म हमें पता है 1 के इक्वल होता है, तो इसका मतलब ये है कि ये 1 ओवर के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये है
कि बीटा एस पूरी जो कर्व है एस की जो भी वैल्यू यहाँ पे ले लें, यानी कर्व के हर पॉइंट का डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट सी से कितना है 1/k आ रहा है। तो अगर एक फिक्स डिस्टेंस आ रहा है क्योंकि कर्वेचर हमें गिवन है कि कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये है कि जो बीटा कर्व है वो किसी सर्कल का पार्ट है। आगे जी, इन प्रिंसिपल एवरी ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम अबाउट कर्व्स कैन बी सॉल्व्ड बाय मींस ऑफ द फ्रेनेट फार्मूलाज, यानी जब हमने फ्रेनेट फार्मूलाज ड्राइव कर दिए हैं तो कोई भी जो ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम है कर्व्स के बारे में, जो भी कोई इक्वेशन गिवन है या और कुछ, हम उसको फ्रेनेट फार्मूलाज अप्लाई करके तो उसको सॉल्व कर सकते हैं जी। इन सिंपल केसेस इट मे बी जस्ट इनफ टू रिकॉर्ड द डाटा ऑफ द प्रॉब्लम इन कन्वीनियंट फॉर्म, डिफरेंशिएट एंड यूज द फ्रेनेट फार्मूलाज। तो कुछ केसेस में सिर्फ हम डाटा ही अगर रिकॉर्ड करें प्रॉब्लम का, आसानी से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी कंपाइल कर सकते हैं। डाटा से हम आसानी से समझ सकते हैं कि यह कर्व किस टाइप की है, उसको डिफरेंशिएट फिर आसानी से किया जा सकता है और उसके फ्रेनेट फार्मूलाज उस पर अप्लाई किए जा सकते हैं। इसका डिफरेंशिएट करके या सिंपल अगर वो कर्व समझ आ जाए कि ये कर्व क्या किस टाइप की बन रही है, तो आसानी से हम उसका कर्वेचर और टार्शन वगैरह हम अप्लाई उसका फाइंड कर सकते हैं जी। फॉर एग्जांपल, सपोज बीटा इज अ यूनिट speed curve that lies entirely in the sphere of radius a centered at the origin of RQ। सपोज हमारे पास को बीटा यूनिट स्पीड कर्व है जो कंप्लीट लाई करती है किसी स्फीयर पे जिसका रेडियस a है और उसका सेंटर ऑरिजिन पे है। सपोज ये हमारे पास कोई स्फीयर है और जो कर्व हम ले रहे हैं वो इस कंप्लीट वो जो कर्व है इस स्फीयर पे लाई कर रही है और इस स्फीयर का रेडियस a है। टू स्टे इन द स्फीयर बीटा मस्ट कर्व, तो स्फीयर पे रहने के लिए बीटा लाजमी कर्व होगी, यानी वो को स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती। क्योंकि आप देखें स्फीयर आप देख ले, सपोज जिस तरह बैलून की एग्जांपल है, बैलून पे अगर आप पेंसिल रखें एक पॉइंट पे, तो एक पॉइंट से आप ट्रेवल करें पेंसिल को घुमाएं तो दूसरे पॉइंट तक स्फीयर के ऊपर ऊपर ही जब आप पेंसिल को घुमाएं तो वो लाजमी कर्व बनती है, वो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। In fact, it is a reasonable guess that the minimum possible curvature occurs when beta is on the great circle of sigma। यानी कि अगर ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं ना कि किसी कर्व का जो है अगर उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर में हमने देखा है कि अगर किसी का रेडियस ज़्यादा होगा तो वो उसका कर्वेचर कम होगा और जिसका रेडियस कम होगा उसका कर्वेचर ज़्यादा होगा। तो मिनिमम पॉसिबल कर्वेचर व्हेन बीटा इज ऑन द ग्रेट सर्कल ऑफ सिग्मा, अगर ये जो हमारे पास स्फीयर बन रहा है इसकी अगर किसी बड़े सर्कल पे कर्व लाई कर रही है, क्योंकि आप देखें सर्कल भी आप देखें तो बड़े हर साइज के सर्कल हैं। ये देखें ये छोटा सर्कल है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर ये एक बड़ा सर्कल आ गया, ये बड़ा सर्कल आ गया और करते करते यहाँ पे ये सबसे बड़ा सर्कल है। यानी अगर स्फीयर के सबसे बड़े सर्कल पे लाई कर रही है कर्व, तो हमारे पास उसका जो कर्वेचर होगा वो मिनिमम कर्वेचर होगा। और ये जो सबसे बड़ा सर्कल है, ये जो बन रहा है सबसे बड़ा सर्कल स्फीयर पे, इसका जो रेडियस है वो a के इक्वल होगा, क्योंकि बिल्कुल ये बाउंड्री के ऊपर आ जाएगा। वैसे तो ये सारे इधर भी बाउंड्री नज़र आ रहे हैं उस तरह पॉइंट जो सेंटर से कंसिडर करें, लेकिन अगर ऊपर से इधर से व्यू देखें, ये सेंटर आप देखें तो ये सेंटर अगर आप कंसिडर करते हैं तो आप देखें यहाँ तक आते आते आप इमेजिन करें तो ये जो है ना हमारे पास ये जो सर्कल बनेगा इसका वो रेडियस a के इक्वल आएगा। अदरवाइज जितने भी ऊपर ऊपर से सर्कल हैं उनका रेडियस a के इक्वल नहीं होगा। अब देखें ये जो एग्जांपल है कि वही जो मैंने पहले बात बताई थी कि आप देखें स्फीयर के ऊपर जब हम किसी भी पॉइंट से हम जब ट्रैवल करते हैं तो ये एक कर्व बनती है, ना कि एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। We conjecture that a spherical curve beta has curvature
ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/a वेयर a इज द रेडियस ऑफ इट्स स्फीयर। यानी हम ये गैस कर रहे हैं जो स्फेरिकल कर्व है, स्फेरिकल कर्व किसको कह रहे हैं, जो स्फीयर पे लाई कर रही है जिसका रेडियस a है, तो उसका जो कर्वेचर है किसी भी स्फेरिकल कर्व का जो स्फीयर के ऊपर लाई करेगी, या तो उसका कर्वेचर 1/a होगा या उससे ग्रेटर होगा, और ये 1/a मिनिमम कर्वेचर है। क्यों? क्योंकि ये जो ऐसी कर्व है जो उसके सबसे बड़ी लाई कर रही है सर्कल पे, जो उसकी बाउंड्री पे कर्व बनती है उस पे वो लाई कर रही है ग्रेटर से। टू प्रूव दिस, ऑब्जर्व दैट सिंस एवरी पॉइंट ऑफ सिग्मा हैज डिस्टेंस a फ्रॉम द ऑरिजिन, बीटा क्योंकि हमारे पास अगर सर उस स्फीयर के ऊपर लाई कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि बाउंड्री के ऊपर है, तो इसका मतलब ये है कि उस बाउंड्री का हर पॉइंट ऑरिजिन से a डिस्टेंस पे है। जब उसका बाउंड्री का हर पॉइंट a डिस्टेंस पे है, तो हम लिख सकते हैं फिर के बीटा माइनस 0 का नॉर्म इज इक्वल टू a। तो इस तरह बीटा का नॉर्म इज इक्वल टू a और बीटा नॉर्म स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, और बीटा डॉट बीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 बीटा प्राइम डॉट बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यह है बीटा प्राइम हमारे पास टी के इक्वल होता है, तो इसका मतलब ये है कि बी डॉट टी 0 के इक्वल आ गया। और दोबारा जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बीटा प्राइम डॉट टी प्लस बी डॉट टी प्राइम इज इक्वल टू 0। अब इससे हमारे पास बीटा प्राइम टी के इक्वल है, तो टी डॉट टी प्लस के बीटा डॉट एन टी प्राइम की हमें पता है टी प्राइम की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी कैपा एन, वो लिख दी। तो इस तरह इस इक्वेशन से हमारे पास ये आ गया के बीटा डॉट एन इज इक्वल टू -1, क्योंकि टी डॉट टी 1 के इक्वल होता है, तो वो इधर आके -1 के इक्वल आ गया। भाई काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी, काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी आपने बीएससी में पढ़ी होगी, दो वेक्टर्स की, ये u डॉट v का मॉड इज लेस देन और इक्वल टू u नॉर्म v नॉर्म, तो बीटा डॉट n किसके इक्वल होगा, लेस देन और इक्वल टू बीटा का नॉर्म इंटू n का नॉर्म, तो n का नॉर्म तो 1 के इक्वल आ गया और बीटा का नॉर्म a के इक्वल आ गया। किस तरह? जिस तरह अभी मैंने बताया है कि बीटा का जो बीटा अगर स्फीयर पे लाई कर रही है तो उसका ऑरिजिन से जो डिस्टेंस है वो a है, तो बीटा माइनस 0 का नॉर्म इज इक्वल टू a। तो इस तरह फिर ये a के इक्वल लिख दिया हमने। सिंस कर्वेचर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो वी ऑब्टेन द रिक्वायर्ड रिजल्ट। इस तरह हम के इसको रेसिप्रोकल अगर करें 1/बीटा डॉट एन किसके इक्वल आ जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/a, और 1/बीटा डॉट एन हमने बीटा डॉट एन का मॉड किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमने इधर से आप देखें तो बीटा डॉट एन किसके इक्वल आ गया, -1/k के, और बीटा डॉट एन का मॉड किसके इक्वल आ गया, 1/k के। तो वो हमने लिख दिया है जी, ये 1/बीटा डॉट एन का मॉड किसके इक्वल आ गया, कैपा डॉट के, और कर्वेचर हमें पता है कि पॉजिटिव होता है, तो इसलिए कर्वेचर कैपा मॉड की वैल्यू हमने के इक्वल लिख दिया। इसका मतलब यह है कि कर्वेचर हमारे पास वो स्फेरिकल कर्व का, यानी ऐसी कर्व जो किसी स्फीयर पे लाई कर रही हो जिसका रेडियस a है, तो उस कर्व का